Good morning, class 6th. Students, today we are starting a new chapter, chapter number 4, which is related to a civics portion, and the chapter name is Key Elements of our Democratic Government. So let's start with today's topic, and the first topic of this chapter is elections. So before starting this chapter, let's have a quick summary, let's have a quick revise of the summary of this chapter, or we can say that the introductory part of this chapter. So let's start. So बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं इलेक्शन कैंपेन्स मतलब चुनाव होते हैं इन एवरी 5 years इंडिया में चुनाव जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो हमारे पेरेंट्स एल्डर्स को उनके बारे में डिस्कशंस करते हुए देखते हैं, पॉलिटिशियंस को इलेक्शंस के लिए मेहनत करते हुए देखते हैं। तो इलेक्शंस जो है हमारे एक लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट हम कह सकते हैं। सो इलेक्शंस होते क्या हैं, क्यों ये करवाए जाते हैं, दैट वी विल डिस्कस। इलेक्शंस are the very heart and soul of a democratic polity। अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसमें बिना इलेक्शन कंडक्ट करवाए किसी भी रूलर को या फिर हम किसी भी जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है उसे खड़ा नहीं करेंगे। इलेक्शंस के थ्रू ही वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनता है। क्लास मॉनिटर को अगर हम विदाउट कंसर्न किसी को भी मॉनिटर बना दें वो सही रहेगा, या फिर हम वोट करवाएं कि दो बच्चों को खड़ा कर देते हैं एंड विल कंडक्ट एन इलेक्शन एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इलेक्शन विल सेलेक्ट अ नेक्स्ट मॉनिटर। तो इलेक्शंस ज़्यादा लायबल होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में टू चूज़ अ रिप्रेजेंटेटिव्स। Let us learn by example how the non-white people in South Africa struggled for decades, मतलब सालों तक सदियों तक उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वॉर्स अगर हम नहीं बोलेंगे, स्ट्रगल किया है किसके लिए, एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ टू सिक्योर द राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। मतलब किस लिए उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं, अपनी लाइफ के भी सेक्रीफाइसेस किए हैं, किस लिए, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अपना राइट पाने के लिए। वो क्या है, एक तरीके से राइट टू वोट है ना। अपार्थाइड होता क्या है, ये मेजर चीज़ है जो कि हम साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के बारे में देखते हुए पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द topic. South African people were divided into white, blacks and Indian और colored races. So जो साउथ अफ्रीका था, साउथ अफ्रीकन पीपल्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दी। जैसे वाइट मतलब जिनका कलर थोड़ा फेयर होता है, ब्लैक मतलब जिनका कलर थोड़ा डन होता है, और रेसेस मतलब जहाँ से वो लोग बिलोंग करते हैं। जैसे इंडियन, अगर इंडियन साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो उन्हें अपने नस्ल के आधार पर, रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो वाइट को थोड़ा ऊंचा माना जाता था, उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। वहीं ब्लैक की जो कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, एंड अदर रेसेस की भी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो as per the law, the land, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other or even use common facilities। वही बात है, उनको इनके कलर के आधार, मतलब आपका कलर अगर डल है, मतलब आप अगर ब्लैक हैं या फिर अदर रेसेस हैं तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, आपको साथ बिठाया नहीं जाएगा, आपको हाउसेस या लैंड प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे। एकदम अलग थलग वाली पोजीशन हो जाती थी अदर कम्युनिटीज़ की। अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका वॉज गवर्न बाय अपार्थाइड लॉज। अब इन लॉ में क्या है, इन लॉ में ये है, दैट मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। भेदभाव हो रहा है, बांट दिया जा रहा है लोगों को, किस आधार पर, रेस के आधार पर, उनकी बिलोंगिंग के आधार पर, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। द माइनॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ वाइट्स रूल द मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु वर नॉट वाइट। कुछ लोग जो जिनका कलर साफ हम कह सकते हैं वाइट्स हम बोलेंगे उन्हें, कुछ वाइट्स मेजॉरिटी के ब्लैक्स को रूल कर रहे थे। मतलब अगर हम इंडिया में बोले तो अंग्रेज़ों ने जिस तरीके से इंडियंस पर रूल किया, वही बात साउथ अफ्रीका पर भी लागू हो रही है कि कुछ वाइट्स ने बहुत सारे ब्लैक्स को रूल ओवर किया। द वाइट्स डोमिनेटेड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ज़िंदगी भर उन्हें डोमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। द नॉन वाइट्स लेड एन इन्फीरियर एंड मिजरेबल लाइफ। उनकी ऐशो आराम की ज़िंदगी नॉन वाइट्स की जो ज़िंदगी है वो बहुत परेशानी भरी है। नॉन वाइट्स मतलब जिनका कलर थोड़ा डर है, जिन्हें ब्लैक बोलेंगे हम। There were separate hospitals, ambulances
और फॉर वाइट एंड नॉन वाइट पीपल। उनकी फैसिलिटीज़ को भी अलग अलग किया है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ वाइट्स को प्रोवाइड की गई हैं, वहीं ब्लैक को कम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। देयर वाज सेपरेशन ऑफ हाउस, किस किस का सेपरेशन है, हाउस का, ट्रेन्स का, बस स्टॉप्स का। नॉन वाइट मतलब ब्लैक को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। फर्टाइल एंड इरीगेटेड लैंड सिर्फ और सिर्फ वाइट्स के लिए, मतलब उपजाऊ भूमि किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए है जिनका कलर वाइट है। एंड the blacks and colored people had to cultivate infertile, barren and marshy land। जो ब्लैक्स हैं उनको बंजर भूमि दे रहे हैं ये लोग। द प्रिंसिपल अंडरलाइंग ऑल दिस डिस्क्रिमिनेशन, अब प्रिंसिपल क्या है इस डिस्क्रिमिनेशन का, इस भेदभाव का प्रिंसिपल मेन क्या है, वाइट्स वर बाय बर्थ सुपीरियर टू द कलर्ड पीपल। उनका ये कहना था कि जो वाइट्स हैं, जो अंग्रेज़ हैं, वो जन्म से ही सुपीरियर हैं किसके बिहाफ में, अगर हम किसके कंपैरिजन में बोलें, ब्लैक्स के कंपैरिजन में। ये उनकी थिंकिंग थी। Whites were by birth superior to the colored people. The blacks were forced to learn the Afrikaans, the language of the whites at schools। तो फोर्स भी किया जा रहा है ब्लैक्स को उनकी लैंग्वेजेस लर्न करने के लिए। द ब्लैक्स हैड नेचुरल एफिनिटी फॉर देयर मदर टंग जुलू। उनकी लैंग्वेज, वैसे ब्लैक्स की मदर टंग क्या है, जुलू, पर उन्हें फोर्स किया जा रहा है अफ्रीकांस सीखने के लिए। अब ये क्या होता है यहाँ पर डेकेड्स, मैं आपको इसमें को एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। अब ऐसा होता है जब अत्याचार बढ़ते जाते हैं तो कभी ना कभी लोगों की सहन शक्ति कम हो जाती है। तो वही बात यहाँ पर आ रही है, लोगों की सहन शक्ति बस अब और नहीं बर्दाश्त होगा। तो यहाँ पर बात आ रही है कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक्स ने एक तरीके से प्रोटेस्ट किया, स्ट्रगल किया कि क्यों हमें अपने कलर के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। ऑफन प्रॉपर्टी, मतलब उन्होंने इस तरीके से थोड़ा वॉयलेंट उनका स्ट्रगल भी हो चुका था, तो उन्होंने प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। अब जब दंगे होंगे या फिर लड़ाइयाँ होंगी तो प्रॉपर्टी को तो नुकसान होगा ही। एंड ऑफ देयर हाउसेज सेट ऑन फायर। द ब्लैक स्ट्रगल वॉज स्पेयरहेडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और इस स्ट्रगल को हेड कौन कर रहा था, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये इस पूरे स्ट्रगल, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको दूर किया जाए, उस स्ट्रगल को कौन लीड कर रहा है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और इसके लीडर थे नेल्सन मंडेला, जिन्हें 27 साल की 27 ईयर्स की जेल हो गई थी। किस लिए, क्योंकि उन्होंने इस स्ट्रगल का एक पार्ट थे। उन्होंने एक तरीके से लोगों को फोर्स किया था, या फिर हम कह दें लोगों को इंस्पायर किया था। फोर्स एक गलत सेंटेंस हो जाएगा, यहाँ पर इंस्पायर हम बोलेंगे। इंस्पायर किया था कि कलर के आधार पर कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। तो जब 27 ईयर्स की जेल हो जाती है पर फिर भी वो लोग अपनी लड़ाइयाँ, जो स्ट्रगल है वो जारी रखते हैं। उन्हें सफलता कब मिलती है, 1994 में। साउथ अफ्रीका तब इंडिपेंडेंट हो जाता है। हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, एंड इन 1994 इंडिपेंडेंट होता है। अफ्रीका बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। नेल्सन मंडेला बिकेम इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, एंड साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम क्या है, नेल्सन मंडेला। अब आज अगर हम बात करें, फिर उसके बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बना था आज़ादी के बाद, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका का भी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। और आज जो अफ्रीका है वो अपने सिटीजन्स को इक्वल एंड सभी को इक्वल राइट टू वोट भी है इलेक्शंस के थ्रू। तो हम लोगों ने यहाँ पर एवरी सिटीज़न इज़ इक्वल इन द आई ऑफ लॉज। जस्टिस सभी को मिलेगा, एवरी सिटीजन्स को मिलेगा। इक्वालिटी एंड जस्टिस एज द हॉलमार्क ऑफ द डेमोक्रेसी। तो हमने ये देखा कि इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शंस को देखते हुए हमने ये देखा अपार्थाइड क्या होता है, लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर और रेस। फिर साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल देखते हुए हम लोगों ने देखा लोगों ने स्ट्रगल किया, एंड उसके बाद एट 1994 में उन्हें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और इट मीन्स साउथ अफ्रीकन स्टेट, साउथ अफ्रीका इज डिक्लेयर्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। एंड नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पीपल्स पार्टिसिपेशन। नाउ पीपल्स पार्टिसिपेशन की इलेक्शंस हो चुके हैं, हम लोगों ने प्रोटेस्ट कर लिया, अब हम डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं, तो हमारा क्या पार्टिसिपेशन है। तो अगर पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो हम लोग डायरेक्ट गवर्न नहीं करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम पीएम हुए या फिर हम प्रेसिडेंट हुए या फिर हम ही उस पर्टिकुलर पूरे इतने लोगों को रूल करेंगे। यहाँ क्या होता है, हम लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग वोट देते हैं, हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। अब वो रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बिहाफ ऑफ अस डिसीजन लेता है।
रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने चुना, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, उसके बाद जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो एक फिक्स पीरियड के लिए ही चुने जाते हैं। ऐसा नहीं ज़िंदगी भर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या फिर प्रेसिडेंट रहेंगे, तो कितने टाइम पीरियड के लिए उन्हें चुना जाता है? ओनली फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। अब उन्हीं में हम लोग ला रहे हैं हमारे मेजर नेम्स को, पीएम एंड प्रेसिडेंट। हु इज़ अ पीएम ऑफ इंडिया करेंटली? पीएम श्री नरेंद्र मोदी। एंड हु इज़ अ करंट प्रेसिडेंट? श्री रामनाथ कोविंद। सो यू हैव टू लर्न दीज टू नेम्स। सो हम लोगों ने पीएम एंड प्रेसिडेंट देख लिया, इसके बाद हम लोगों ने टाइम पीरियड देख लिया है। एंड द गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली ceases टू एग्जिस्ट आफ्टर दैट पीरियड। अब ये जो 5 साल हैं उसके बाद, जैसे श्री नरेंद्र मोदी 5 ईयर्स के लिए 2014 to 2019 प्राइम मिनिस्टर बने। अब वापस से इलेक्शंस कंडक्ट करवाया जाएगा, और अगर कोई और हमारा पीएम चुना जाता है तो अब वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हमारा पीएम होगा। तो हर 5-5 साल में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो श्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, दोबारा 2019 में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए, दोबारा वो जीत गए। तो यहाँ पर बात हो रही है 5 साल में, ज़रूरी नहीं एक ही इंसान रूल करेगा, जो इंसान रूल कर रहा था वही दोबारा भी आ सकता है। तो री इलेक्शंस होते हैं। इफ़ पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर नॉट लाइकली टू वोट इट टू पावर अगेन। दस रेगुलर इलेक्शंस लिमिट एंड चेक द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सो अब हम यहाँ पर बात करें क्रिटिसाइजेशन की। मतलब ज़रूरी नहीं है जो हमने गवर्नमेंट चुनी है वो अच्छा ही काम करे, उनके कुछ डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं चुपचाप बैठ जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, उनकी बातों को, उनके जो उन्होंने प्रिंसिपल्स निकाले या फिर उन्होंने कोई गलत लॉ निकाल दिया जो कि इनजस्टिस फैला रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो हमें राइट मिला हुआ है। It is vital to realize, second paragraph of this topic, it is vital to realize the importance of elections in our country. Elections provide opportunities to the people to criticize the government and to point out its weakness. जो उसकी कमज़ोरियाँ हैं उसको बाहर निकालने का काम भी हम कर सकते हैं। कमज़ोरियों को ताकत बनाना है, कमज़ोरी को कमज़ोरी ही नहीं बनाए रखना है। It is through the elections that common people get the opportunity to express their will and choose representative of their choice. हम लोगों की जो अगर हम बोले, हम लोग इलेक्शंस में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करके इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के, और वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव अब हम पर गवर्न करेगा, हमें रूल करेगा। इलेक्शंस आर ओनली मीन्स अवेलेबल टू कॉमन पीपल टू चेंज अ गवर्नमेंट। नाउ अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम इलेक्शंस विच आर जनरली हेल्ड एवरी 5 years, people participate by expressing approval or disapproval of government decision। अब 5 साल किसी गवर्नमेंट ने काम कर लिया तो अब एक तरीके से उसका रिजल्ट ही निकलने वाला है कि हमने 5 साल जैसा काम किया उस हिसाब से दोबारा इलेक्शन में हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो हमारा अप्रूवल मिलेगा आपको या फिर हमारा अप्रूवल नहीं मिलेगा, वो आपका एक रिजल्ट है। इलेक्शंस रिजल्ट भी होते हैं। नाउ अगर हमें कोई बात पसंद नहीं आती तो हम लोग रैलीज निकाल सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के डिसीजंस के खिलाफ। जैसे दिल्ली में हेल्थ, सैनिटाइजर एंड प्राइस राइस हो रहे थे, ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ के दाम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो सब्जियों के मेनली अगर हम दाम देखें तो जो प्राइसेस है वो कभी कभी 100 रुपीज़ kg मिलती है, कोई भी सब्जी हो गई। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप कर क्या रहे हो, यही हालात रहे तो कॉमन लोगों का होगा क्या। तो यहाँ पर हम लोग रैलीज निकाल सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जैसे डिमोलिशन ड्राइव बाय दिल्ली गवर्नमेंट, इसके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, रैली निकाली, मीटिंग्स की, सिग्नेचर कैंपेन हुए। मतलब सिग्नेचर कैंपेन मतलब हम इतने सारे लोग इस बात से सहमत हैं। दिल्ली ट्रेडर्स मतलब शॉपकीपर्स ने अपनी दुकानें बंद कर ली, स्ट्राइक किया, शटर डाउन हो गया, मतलब काम ही बंद करवा दिया कि आपको जब कुछ करना ही नहीं तो हम लोग भी काम करके क्या करें, आप हमारी बात सुनते ही नहीं है। इस बात पर स्ट्राइक हो गई क्योंकि दे प्रोटेस्टेड स्ट्राइक्स एंड बंस आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट अपैथी एंड इनडिफरेंस। मतलब गवर्नमेंट संभाल ही नहीं पा रही है, हेल्थ सैनिटाइजेशन, प्राइस राइस की जो चीज़ें हैं उनको संभाल नहीं पा रही। तो हम लोगों ने हमारा जो प्रोटेस्ट था उसके ज़रिए अपनी बात रखी सामने। अब गवर्नमेंट ओनियन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली में, तो इस वजह से जनरली लीडर्स फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी आर इन द फ्रंट ऑफ सच कैंपेन्स। तो जब मान लिया एग्जांपल यहाँ ओनियन के प्राइस का दिया कि ओनियन के प्राइस मान लिया 100 रुपीज़ kg ओनियन हो चुका है, तो
हमारे जो गवर्नमेंट है उसके सामने कोई एक चेहरा तो होना चाहिए कि भाई आप इनसे बात करिए, ये हमारे लीडर या फिर यही बात रखेंगे। तो वो मेनली जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी के अभी लीडर है नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, उनके अपोजिशन में बात रखने वाला अपोजिशन का लीडर होगा। जैसे मेनली हम बात करते हैं राहुल गांधी की, तो यहाँ पर अपोजिशन का लीडर होता है जो कि हमारी बात रखता है गवर्नमेंट के सामने, और गवर्नमेंट की बातें कभी कभी जो अपोजिशन की या फिर हमारी बातें हैं वो गवर्नमेंट को कभी कभी माननी पड़ती हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना आ गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए तो हमारी बातें बहुत ही जल्दी, मतलब एक जगह पे कोई इंसिडेंट होगा तो सभी दुनिया, पूरी दुनिया को पता चल जाता है कुछ ही टाइम में। कैसे? न्यूज़पेपर से, टीवी, रेडियो, इन सब से एक वाइटल रोल प्ले करते हैं ये हमारे इश्यूज़ को गवर्नमेंट के सामने लाने में। वो गवर्नमेंट के डिसीजंस को सिटीजन्स के सामने लेके आते हैं, उन सिटीजन्स के ओपिनियन टीवी पर आते हैं ताकि गवर्नमेंट ये देखे कि जो आम जनता है वो क्या सोचती है। रेडियो के ज़रिए हमारे ओपिनियन, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए हमारे ओपिनियंस आते हैं। जो मीडिया है वो फोर्थ पिलर है हमारी गवर्नमेंट का, जिससे हम बोलें कि व्यू एंड रिव्यू ऑफ इश्यूज़ बाय प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़। नाउ 10 हम लोग टीवी में देखते हैं, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है और फिर 3-4 पैनल्स बैठ जाते हैं। कोई कांग्रेस का होता है, कोई बीजेपी का होता है, कोई कॉमन सिटीज़न होता है, कोई अदर पार्टी से होता है। तो ये सभी अपनी अपनी बातें रखते हैं। अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो 10 इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज़ रन अकॉर्डिंग टू द विशेज़ ऑफ द पीपल। तो हम ये मानते हैं कि हमारी इच्छाओं के अनुरूप ही गवर्नमेंट चल रही है। हमने गवर्नमेंट को चुना, हमें गवर्नमेंट की कोई बात पसंद नहीं आई, मतलब उसने कोई भी ऐसा रूल लागू कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया जो हमें पसंद नहीं आया, तो हमने प्रोटेस्ट किया और गवर्नमेंट ने उसको वापस ले लिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी जिद ही करें कि हमें ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद। बात सही हो उसी चीज़ पर प्रोटेस्ट होना चाहिए। No government in a democratic country can stay for long in the power if it ignores public opinion। अगर हमारी बातों को न सुना जाएगा, मतलब अगर हमारी सही बातों को न माना जाएगा, तो जो गवर्नमेंट है वो टिक नहीं सकती है, वो गवर्नमेंट धराशायी हो जाएगी। Even a dictator or a despot cannot continue the rule for long without the support of the public। जब तक पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक कोई तानाशाह भी तानाशाही नहीं कर सकता है। नाउ ज़रूरी नहीं है कि हर सेक्शन के लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। जैसे जो लोग गांव में रह रहे हैं या फिर दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। ड्यूरिंग इलेक्शंस ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनफेयर मीन्स आर अडॉप्टेड बाय कैंडिडेट्स एंड देयर सपोर्टर्स। अब इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो नेता है वो सही हो या फिर सही तरीके से जीतने की कोशिश करें। यहाँ पर घूस दी जाती है। घूस कैसे? या तो पैसे का लालच दिया जाता है, या फिर कभी कभी हम बोले उनको घर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ का लालच कि ये चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी अगर मैं जीत जाता हूँ। अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं ये काम करवा दूँगा, ये विकास करवाऊँगा। तो वो वादे किए जाते हैं, या फिर पावर का सत्ता का डर दिखाया जाता है, अपनी मनी पावर दिखाई जाती है, मसल पावर दिखाई जाती है, ताकि हम इन्फ्लुएंस कर सकें वोटर्स को, वोटर्स जो हैं वो हमें वोट दें। द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ लिमिटेड टू टाउन्स। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शहरों में ही जाती रहती है, गांव में वो कम जाती है। तो इस वजह से भी जो इलेक्शंस है उनकी, या फिर हम कहें गवर्नमेंट की पहुंच गांव और सिटीज़ में थोड़ी सी कम है, बहुत कम नहीं कह सकते। इलिटरेट पीपल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का पता नहीं चलता है, तो वो वोट भी कहाँ से देंगे, किस बेस पे देंगे, जब उन्हें नॉलेज ही नहीं होगी इस बात की। एक्सप्लॉयटेशन एंड डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी लाइक मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित्स, आदिवासी, वुमेन एंड often organize into social movement to challenge the government। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, जो लोग पीड़ित हैं या फिर हम बोले दलित हैं, वुमेंस की बात की जाए, जो आदिवासी हैं वो भी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एक तरीके से ये लोग पीड़ित हैं। ग्रेजुअली अब अदर ऑफन ऑर्गेनाइज इनटू सोशल मूवमेंट टू चेंज द गवर्नमेंट। इन लोगों का भी पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट को चेंज करने में। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये जो मूवमेंट चलाते हैं अपने बिहाफ में, अपनी भलाई के लिए, ये कभी कभी पब्लिसिटी ले लेते हैं। जैसे अन्ना हज़ारे का मूवमेंट था लोकपाल बिल का, ठीक है, उन्होंने आंदोलन किया तो किस तरीके से, एक तरीके से पब्लिसिटी मिल गई। उस बिल को पहले कोई नहीं जानता था। अन्ना हज़ारे के आंदोलन के बाद उस बिल की चर्चाएं होने लगी, गवर्नमेंट को भी फोर्स किया जाने लगा उनकी बात मानने के लिए। अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन अंडर द लीडरशिप
leadership of Megha Patkar displays the peasants and other have united to launch a powerful movement। अब देखिए यहाँ पर मूवमेंट चलाए गए आदिवासी वुमेन्स के जरिए। मैंने लोकपाल का एग्जाम्पल ले लिया, मैं दूसरा नर्मदा बचाओ का आंदोलन लेती हूँ। नर्मदा नदी पर एक रिवर, एक डैम बनने वाली थी, छोटा सा एग्जाम्पल है, तो वहाँ के लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था। तो नर्मदा रिवर, एक तो नर्मदा रिवर पर इफेक्ट पड़ेगा, उसके बाद मेघा पाटकर ने जो डिस्प्लेस पीजेंट्स थे, मतलब उस जगह से जो पीजेंट्स को हटाया जा रहा था उनके बिहाफ में अपनी आवाज़ रखी। तो क्या है, हम लोगों, जो गवर्नमेंट ने कुछ काम करने को बोला, अगर वो सही नहीं है तो हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और गवर्नमेंट को हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी। पीपल्स आर द ट्रू वॉच डॉग ऑफ अ डेमोक्रेसी, मतलब हम बहुत अच्छे से नज़र रखते हैं डेमोक्रेसी पे कि अच्छे से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। दे मस्ट बी रिटेन अलर्ट, हमें अलर्ट रहना चाहिए, इंटरेस्टेड रहना चाहिए हमारी कंट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फॉर द सक्सेस, किसके लिए, डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए। अगर हम ध्यान ही नहीं रखेंगे तो हो सकता है कोई गलत डिसीजंस ले लिए जाएं। पब्लिक ओपिनियन मस्ट बी इनलाइटेंड एंड वेल इन्फॉर्म्ड, और हमारे जो ओपिनियन हैं वो गवर्नमेंट तक एक तरीके से पहुंचने भी चाहिए और उन्हें सुना भी जाना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। तो इसी चीज़ को रिलेट करते हुए हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।